हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि यूरोप बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये उसी का कंटिन्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग चीज़ देखते हैं कि जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड पे कंजर्वेटिव आइडियाज़ यानी ट्रेडिशनल आइडियाज़ यूरोप के अंदर पॉपुलर हैं, बट एट द सेम टाइम यूरोप के अंदर लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी भी पॉपुलर हो रही है। ओके, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के सपोर्टर कौन है। तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर्स हैं या कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर्स हैं वो मेनली मोनार्क्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं या क्लर्जी है, यानी जिनको कंजर्वेटिव आइडियाज से हेल्प मिल रहा है उनकी पावर को बना के रखने में, तो वही सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं मिडिल क्लास, एजुकेटेड पीपल्स, लर्नेड पीपल्स जो अब सिटीज़ में रहते हैं। ओके, तो ये लोग लिबरलिज्म के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। अब लिबरलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है फ्री। तो देखो, लिबरलिज्म, लिबर्टी भी एक वर्ड है जो लिबर वर्ड से बना हुआ है। तो लिबर्टी का मतलब भी फ्रीडम होता है। तो इट मीन्स एक ऐसी आइडियोलॉजी जो फ्रीडम से रिलेटेड आइडियाज़ को सपोर्ट कर रही है। तो फ्रीडम मतलब क्या? फ्रीडम का मतलब हम लोग पॉलिटिकल टर्म्स में भी निकालते हैं और इकोनॉमिक टर्म्स में भी निकालते हैं। तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म का जो मतलब था उसका मतलब था पॉलिटिकल सेंस में। ओके, अभी हम लोग उसको इकोनॉमिक सेंस में ही पढ़ेंगे, बट अभी लिबरलिज्म का मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब मोनार्की को चैलेंज कर रहे हैं। एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, मतलब जो प्रिविलेजेस को एरिस्टोक्रेट, क्लर्जी, मोनार्की ये सब जनरेशन बाय जनरेशन उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके मज़े ले रहे हैं, तो उसको ख़त्म करना है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। तो लिबरलिज्म क्या कह रहा है? वो कह रहा है मोनार्की को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव टाइप की गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए जिसमें सबका शेयर हो। ऐसा नहीं हो कि मोनार्की है और उसमें एरिस्टोक्रेट्स हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं और उसमें कॉमन पीपल का कोई शेयर ही नहीं है। ओके, तो ये जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है उसके पॉपुलर सपोर्टर कौन है? मिडिल क्लास है। ओके, अब मिडिल क्लास के लिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब पीपल के पास फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल, और इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के सामने, मतलब इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरी पर्सन शुड बी इक्वल। सभी पर्सन इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप के डिवीजन हो। जैसे लाइक फ्रांस के अंदर हम लोगों ने देखा 9th क्लास में कि फ्रेंच सोसाइटी इटसेल्फ इट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, तो वो डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, एवरी पर्सन शुड बी इक्वल। देन 19th सेंचुरी के टाइम में ना ये जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट किया। ओके, तो मिडिल क्लास अल्टीमेटली क्या हमने समझना है कि मिडिल क्लास इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है और इसने फ्रीडम को प्रमोट किया, और ये हम लोगों ने पॉलिटिकल सेंस में इसकी बात की। देन अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लिमिटेशन की, ओके, तो सभी आइडियोलॉजी के कुछ अपने पॉजिटिव साइड होते हैं, नेगेटिव साइड होते हैं। पॉजिटिव साइड हमने अभी पढ़ा, बट अगर इसका नेगेटिव साइड की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इवन ये लोग इक्वलिटी का डिमांड कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। ओके, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जब एक्चुअल में मिडिल क्लास को मौका मिला इक्वलिटी स्टैब्लिश करने का, तब उन्होंने क्या किया? सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ओके, और इवन वीमेंस को उन्होंने दिया ही नहीं पॉलिटिकल राइट्स यानी वोटिंग राइट। इट मीन्स पॉलिटिकल मिडिल क्लास और पॉलिटिकल लिबरलिज्म बात कर रहा है, लिबरलिज्म की बात कर रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, लेकिन जब एक्चुअल में उनके पास आया ना पावर आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उन्होंने उस चीज़ को डिनाई किया। तो ये किसका लिमिटेशन है? देन अगर हम बात करें सेकंड नेगेटिव पॉइंट की, तो नेपोलियनिक कोड जो है ना, इसने भी लिमिटेड सफरेज राइट दिया, सफरेज मतलब वोटिंग राइट दिया, और इवन इसने वीमेंस के जो स्टेटस था ना उसको भी गिरा दिया और विमेंस को उनके फादर और हस्बैंड के कंट्रोल में रखा। तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि लिबरलिज्म एक बहुत अच्छा आइडिया है तो उसके सारे पॉइंट ही पॉजिटिव हों, है ना, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म की। मतलब अभी हम लोगों ने बात किया लिबरलिज्म का मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या है, पॉलिटिकल डोमेन में क्या है, बट अब हम लोग बात करते हैं लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक सेंस में क्या है। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, बट पॉलिटिकल सेंस में फ्रीडम का मतलब क्या जा रहा है और इकोनॉमिक सेंस में फ्रीडम का मतलब क्या जा रहा है। तो इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर freedom of markets and abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capitals। तो इसमें सिंपली मिडिल क्लास का कहना ये है कि आपको मतलब मोनार्क्स को या स्टेट को या गवर्नमेंट को वो क्या करे, वो मार्केट्स को फ्री छोड़ दे, मार्केट्स को कंट्रोल नहीं करे और स्टेट रिस्ट्रिक्शन न लगाए। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो आइटम्स जा रहे हैं उनके यानी गुड्स के और कैपिटल का जो मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर स्टेट को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना उनको हटा के उनकी मूवमेंट को फ्री कर देना चाहिए। ओके, तो जस्ट लाइक हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें हम लोग ये जो इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का क्या मतलब है उसको हम लोग केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। तो इसकी जो केस स्टडी है वो जर्मनी का केस स्टडी है। अब
जर्मनी का जो केस स्टडी है उसको हम लोग देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे जर्मनी इज़ नॉट अ कंट्री। जर्मनी कोई कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। जो भी जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स में डिवाइडेड है। ओके, कुछ इटली के कुछ जो लोग हैं वो रशिया के अंदर रहते हैं, कुछ ऑस्ट्रिया के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स के अंदर डिवाइडेड है। ओके, तो बिफोर नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट इट वॉज डिवाइडेड इंटू काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज़। ओके, तो जो नेपोलियन ने जो अपने रिफॉर्म्स किए थे, अच्छा नेपोलियन के रिफॉर्म्स क्या है वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने से पहले जर्मनी जो था ना वो बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड था। ओके, और बट जब नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दिए तो वो जो बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ थी ना उनको एक कॉन्फेडरेशन में यानी एक ग्रुप में कन्वर्ट किया जो कि 39 स्टेट्स का ग्रुप था। तो नेपोलियन के रिफॉर्म से पहले जर्मनी और जर्मन स्पीकिंग रीजन्स वर डिवाइडेड इनटू सेवरल काउंटलेस, मतलब उनको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड था। बट नेपोलियन की वजह से उसको वो 39 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब नेपोलियन ने क्या, विद द हेल्प ऑफ नेपोलियन जर्मनी का एक टाइप से मिनी यूनिफिकेशन हो गया। ओके, देन अब ये जो 39 काउंटलेस कंट्रीज़ बन गई है ना, तो ये जो 39 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। तो अभी भी इनमें एक कमी क्या है कि ये जो जितने ये 39 स्टेट्स हैं ना इनकी अपनी खुद की करेंसी है, खुद के वेट और मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। ओके, तो इससे जो कमर्शियल क्लास है उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे प्रॉब्लम क्या होता है आपको इससे समझो, जैसे सपोज करो ये एक पर्टिकुलर कंट्री है, अब इसके अंदर कोई इकोनॉमिक बैरियर नहीं है। इकोनॉमिक बैरियर मतलब कोई इकोनॉमिक बाउंड्री नहीं है कि आप इस एरिया से दूसरे एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओगे तो आपका फ्री मूवमेंट है। बट अगर मैं इसी कंट्री को आपको बोल दूँ कि ये कंट्री अब 3 कंट्री में डिवाइडेड है, तो अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको ये बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर ये बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाओगे तो आपको फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स आप मल्टीपल टाइम टैक्स पे कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, आपके जो गुड्स के प्राइसेस है वो हाई हो जा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई कमर्शियल क्लास को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। प्लस अभी प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ टैक्स ही पे नहीं करना पड़ रहा है, करेंसी भी दूसरी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे रुपी चल रहा है, यहाँ पे दिनार चल रहा है, तो अभी रुपी से दिनार में कन्वर्ट करने का चार्ज देना पड़ेगा। फिर अभी सपोज करो यहाँ पे डॉलर चल रहा है, तो डॉलर दिनार से फिर डॉलर में आएगा पर्सन, तो वहाँ पे उसको फिर से अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। और जब भी कोई करेंसी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ चार्ज करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो हमारा कमर्शियल क्लास है ना वो बहुत ही टेंशन में हो रहा है। ओके, तो जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers। मतलब उसको हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना है तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स को, कस्टम बैरियर मतलब एक बैरियर को क्रॉस किया तो वहाँ पे टैक्स पे किया, दूसरे बैरियर को क्रॉस किया वहाँ टैक्स पे किया, तीसरे को किया वहाँ टैक्स पे किया। इट मीन्स उसको 11 टाइम पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। और जब वो 11 टाइम पे टैक्स पे करता है ना तो एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। उसको 5% हर बार उसको 5% अपना पे करना पड़ जा रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट होता होगा। ओके, तो बट और एट द सेम टाइम हम लोग देख रहे हैं जो वेट्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स के बीच में इक्वलिटी नहीं है। जैसे लाइक अभी हम लोग बात करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो मेजरमेंट यूनिट है वो इंडिया में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको मेजरमेंट यूनिट्स को माइंड में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये यूनिवर्सल है। बट उस टाइम पे क्या था कि डिफरेंट कंट्रीज अपना अलग अलग मेजरमेंट यूनिट रखती थी। जैसे लाइक देखो दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, लाइक एली क्या है, ये क्लोथ मेजरमेंट का यूनिट है। ओके, तो अब इसमें क्या है, अगर 1 एली है तो उसका फ्रैंकफर्ट के अंदर वैल्यू है 54.7 सेंटीमीटर, और अगर वो मेंस में जाएगा तो वहाँ पे 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरमबर्ग में जाएगा तो 1 एली मतलब 65.6 सेंटीमीटर, और फिरबर्ग में जाएगा तो 1 एली मतलब 53.5 सेंटीमीटर। तो कितना कन्फ्यूजन होता होगा, मतलब कमर्शियल ग्रुप्स को ये याद रखना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है, कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है कहीं पे लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ जो मेजरमेंट यूनिट्स में इक्वलिटी नहीं है विद इन 39 स्टेट्स, तो उसकी वजह से भी कमर्शियल क्लास को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो इसीलिए अल्टीमेटली ये जो 39 स्टेट्स के जो कमर्शियल ग्रुप्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि पॉलिटिकली यूनिफिकेशन पता नहीं कब होगा, लेकिन पहले आप क्या करो, आप इसको इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कर दो। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन मतलब जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, जो कस्टम्स हैं उनको ख़त्म करो, और जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं उनको ख़त्म करो। ओके, तो यही ऐसे ही एक है इकोनॉमिक कस्टम को जब उन्होंने खत्म किया तो खत्म करने का जो इंस्टीट्यूशन बना उसको बोलते हैं हम लोग ज़ोल्वरिंग। ओके, तो ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक बैरियर्स न्यू कमर्शियल क्लासेस फेस मैनी प्रॉब्लम। ओके, सो दे वांटेड अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हु अलाउ द मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो ये जो एक कंट्री के अंदर ही डिफरेंट इकोनॉमिक बैरियर्स बने हैं, तो कमर्शियल ग्रुप कह रहा है कि इन बैरियर्स को रिमूव करो। और इन बैरियर्स को रिमूव क्यों करो, क्योंकि इन बैरियर की वजह से कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और जब ये बैरियर हट जाएंगे तो गुड्स का मूवमेंट, पीपल्स का मूवमेंट और कैपिटल का मूवमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रशिया इनिशिएटिव,
ओके। तो जो जर्मन स्पीकिंग पीपल कंट्रीज़ है ना, जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ है, जो 39 स्टेट्स हैं, जो नेपोलियन की वजह से काउंटलेस कंट्रीज़ थी, वो 39 में कन्वर्ट हो गई। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो एरिया था वो प्रशिया का था। तो प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने क्या किया, एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम था ज़ॉल्वरिन, और ये 1834 में फॉर्म हुआ, और इसमें सभी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स ने इस यूनियन को ज्वाइन कर लिया। मतलब उन्होंने ज्वाइन किया और बोला कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ को खत्म करेंगे। पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं खत्म किया उन्होंने, मतलब जो उनके बॉर्डर्स थे उनको नहीं खत्म किया, इकोनॉमिक बाउंड्री को खत्म किया कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओगे तो आपको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर इकोनॉमिक, जैसे लाइक अभी यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है, वो एक टाइप का इकोनॉमिक बाउंड्री है। ओके, कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप एक ही करेंसी को यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो सिमिलरली तो इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उनको अबॉलिश कर दिया, और जो टैरिफ बैरियर पहले रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, तो जो 39 स्टेट्स और अदर स्टेट्स थे उनके बीच की जो करेंसीज थी उनको माइनस करके जो 30 से उसको 2 में लिया है। मतलब पहले 30 टाइप की करेंसीज पॉपुलर थी, तो उनको उन्होंने इकोनॉमिक उनको खत्म करके उनको 2 में कन्वर्ट कर दिया। देन द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। ओके, तो इसने जब रेलवेज का स्टार्ट हुआ ना, तो उसने भी नेशनल यूनिफिकेशन को बहुत प्रोवोक किया। ओके, तो इन अदर वर्ड्स हम लोग कहें तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का वजह से पॉलिटिकल नेशनलिज्म आया। कैसे आया, हमने देखा कि जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स हैं वो अभी डिवाइडेड है। ओके, इसको आप अच्छे समझो, वो अभी डिवाइडेड है। ओके, और इन सभी यूनिट्स के पास अपनी खुद की करेंसी है, अपना खुद का मेजरमेंट यूनिट्स है। ओके, बट अल्टीमेटली कमर्शियल ग्रुप्स ने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप ये जो डिफरेंट टाइप की करेंसीज है और मेजरमेंट यूनिट्स हैं उसको ख़त्म करके आप उसको मतलब रिड्यूस करो। ओके, और जो इकोनॉमिक बैरियर्स है ना इनको ख़त्म करो। तो इसको ख़त्म करने के बाद जब रूलर्स ने इसको ख़त्म किया और एक नया कस्टम यूनियन बनाया जिसको हम बोलते हैं ज़ॉल्वरिन। तो ज़ॉल्वरिन की वजह से कमर्शियल ग्रुप को ये बैरियर्स खत्म हो गए। ओके, कमर्शियल ग्रुप के सामने बैरियर खत्म हो गए। अब इकोनॉमिकली ये कंट्री यूनिफाइड हो गया है, बट पॉलिटिकली नहीं हुआ है। बट जब इकोनॉमिकली यूनिफिकेशन होने के बाद जो कमर्शियल ग्रुप्स थे उनको ये फील हुआ कि इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ को ख़त्म करने पे हमारे को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो अगर हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ भी खत्म कर दें और पूरा कंट्री मिला के एक कंट्री बन जाए तो कितना फ़ायदा होगा। तो दैट इज़ वाई उन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को भी प्रमोट किया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद नेपोलियन आया, तो उस बीच में क्या हुआ, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, है ना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।